एक्चुअली हमारी जीडीपी में बिलियनियर्स का खून दौड़ रहा है। आपकी रगों में व्यापार दौड़े ना दौड़े, करप्शन का कीड़ा दौड़ना चाहिए, फिर सब चंगा से ही होता है। पर क्या लार्जेस्ट होना, सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा होना काफी है? इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन भी है, जो नौकरियों के इंतजार में रील्स स्क्रॉल कर रही है। इस हफ्ते की सबसे बड़ी न्यूज ये रही कि इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। We are the fourth largest economy as I speak. फिर नीति आयोग ने रियलाइज किया कि यार गलती हो गई, आईएमएफ के डेटा को थोड़ा मिसरीड कर दिया। एक्चुअली उनका 2025 से मतलब है फाइनेंशियल ईयर 2025-26। तो अभी ये कहना थोड़ा जल्दी है कि भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो आईएमएफ के प्रोजेक्शन के हिसाब से 2025-26 में भारत और जापान दोनों 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने जा रहे हैं। इंडिया होगा 4.187 ट्रिलियन डॉलर और जापान होगा 4.186 ट्रिलियन डॉलर। अभी की स्थिति देखें तो भारत की जीडीपी लगभग 3.9 ट्रिलियन डॉलर है और जापान की करीब 4 ट्रिलियन डॉलर। असली तस्वीर 30 मई को सामने आएगी, जब मार्च क्वार्टर के जीडीपी नंबर्स ऑफिशियली जारी होंगे। आने वाले समय में भारत शायद आसानी से जापान को पीछे छोड़ देगा, क्योंकि हमारा ग्रोथ रेट जापान से कहीं ज्यादा है। आईएमएफ के हिसाब से भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.2% है, जबकि जापान की सिर्फ 0.6% है। असल में जापान में मंदी का दौर चल रहा है। कहा जा रहा है कि जापान की हालत ग्रीस से भी बुरी है। तो हाँ, नंबरों के खेल में भारत जल्द ही आगे निकल सकता है। पर क्या लार्जेस्ट होना, सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा होना काफी है? जैसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन भी हमारे यहाँ है, लेकिन सिर्फ पॉपुलेशन के दम पर हम लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं बन पाए। इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन भी है, जो नौकरियों के इंतजार में रील्स स्क्रॉल कर रही है। सबसे ज्यादा गरीब भी यही हैं, ऑफिशियली 23 करोड़ 40 लाख। फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क हमारे देश में है, जिसकी हालत आप देख रहे हैं। सेकेंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन यूजर हमारे ही देश में है, जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड से देश को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। और तो और दुनिया की लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री भी हमारे ही देश में है। पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा फिल्म्स तो खूब बना ली, अब इनको एक इकोनॉमिक प्रोपेगेंडा फिल्म भी बना ही देनी चाहिए। ओ, आप लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का वेट कर रहे हैं? हाँ, वो भी है, पर उसका डायरेक्शन बदल रहा है। टॉप 5 इकोनॉमीज में अभी यूएस 30.51 ट्रिलियन डॉलर पर है, उसके बाद चाइना 19.23 ट्रिलियन पर, फिर जर्मनी 4.74 ट्रिलियन डॉलर, जापान 4.19 ट्रिलियन डॉलर और फिर इंडिया एक्चुअल जीडीपी 3.19 ट्रिलियन डॉलर। तो जाहिर है जल्द ही इंडिया ना सिर्फ जापान पर जर्मनी से भी आगे निकल जाएगा। पर क्या हमारा देश जापान, जर्मनी या चाइना जैसा हो पाएगा? क्या यहाँ के हर निवासी को वो सहूलियत मिल सकेगी जो एक डेवलप्ड देश में मिलती है? यहाँ आपको पर कैपिटा इनकम लेवल को देखना पड़ेगा कि देश की कुल आय में एक आम आदमी की औसत आय कितनी है। लार्जेस्ट इकोनॉमी की श्रेणी में आ ही गए हैं तो कंपैरिजन भी तो उनके ही साथ करना पड़ेगा, ना कि अफ्रीका के देशों से। सो टॉप 5 इकोनॉमीज की पर कैपिटा आमदनी देख लेते हैं। यूएस की है $89,000, चाइना की $13,690, जर्मनी $55,910, जापान $33,900 और फिर इंडिया बस $2,880। टॉप 10 में सबसे नीचे हम ही हैं। इंडिया की पर कैपिटा इनकम टॉप 10 क्या टॉप 100 में भी नहीं आती। और तो और यूएस जो लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उसकी पर कैपिटा इनकम भी दुनिया में हाईएस्ट नहीं है। हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम देखें तो वो है लक्समबर्ग की $1,41,000। यूएस का नंबर 7वां है। देख रहे हैं आप, लार्जेस्ट इकोनॉमी की पर कैपिटा इनकम भी दुनिया में हाईएस्ट नहीं है। तो सिर्फ लार्जेस्ट होने से काम नहीं चलेगा। जब आप जापान के बारे में सोचते हैं, आंखों के सामने क्या आता है? बुलेट ट्रेन, साफ सुथरी सड़कें, हाईटेक शहर और चेरी ब्लॉसम्स। और अब आंख बंद करके इंडिया को इमेजिन कीजिए। छोटे बड़े गड्ढे जिनके बीच में सड़क है, जनरल डब्बे से लटकते आदमी और खाली गुजरती वंदे भारत एक्सप्रेस। चेरी ब्लॉसम भूल जाइए, अपने बचे हुए जंगलों को कटने से बचाइए। असलियत ये है कि सिर्फ जीडीपी बढ़ने से सबका भला नहीं होता। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 बताता है कि भारत
के टॉप 1% आबादी के पास देश की 40% से ज्यादा दौलत है, वहीं नीचे के 50 लोगों के पास बस 3% संपत्ति है। इनकम के हिसाब से देखा जाए तो टॉप 10% लोगों का देश की 57% इनकम पर कब्जा है। इस तरह की इनइक्वालिटी के चलते जीडीपी पर कैपिटा जैसी चीजें भी बेकार हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर भारत की इकोनॉमी 3.9 ट्रिलियन डॉलर है तो उसका 40% हिस्सा सिर्फ टॉप 1% के पास है, यानी कि 1.56 ट्रिलियन डॉलर। तो बाकी 99% लोगों के लिए बचता है 2.34 ट्रिलियन डॉलर। और अब इस रकम को 1.4 बिलियन लोगों में बांट दो तो पर कैपिटा जीडीपी बनती है सिर्फ 1670 डॉलर। और अगर टॉप 5% को हटा दो जिनके पास 62% वेल्थ है तो पर कैपिटा सिर्फ 1100 डॉलर रह जाती है, यानी साल भर के लिए 1 लाख रुपए से भी कम। और इसी में देश की ज्यादातर आबादी जिंदगी गुजार रही है। यही वजह है कि सरकार को आज भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांटना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अरबपति लोग तेजी से और अमीर हो रहे हैं। गौतम अडानी की नेट वेल्थ 2020 में 9 बिलियन डॉलर थी और 2022 में ये बढ़कर 100 बिलियन डॉलर हो गई। बिलियनर्स की ग्रोथ स्पीड से हो रही है। 2014 में देश में 70 बिलियनर्स थे, 2025 में इनकी संख्या 284 हो गई है। इस हिसाब से जल्द ही हम लार्जेस्ट बिलियनर्स वाला देश हो सकते हैं। एक्चुअली हमारी जीडीपी में बिलियनर्स का खून दौड़ रहा है। यही हैं जिनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जीडीपी नंबर को बढ़ा रही है, लेकिन आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ का एक बड़ा हिस्सा उन सेक्टर से आ रहा है जो पूंजी प्रधान कैपिटल इंटेंसिव हैं, जैसे आईटी, फाइनेंस, ई कॉमर्स और बड़े कॉर्पोरेट्स। ये सेक्टर जीडीपी में तो बड़ा योगदान देते हैं, लेकिन ये लोगों को लार्ज स्केल जॉब्स नहीं देते। असल में देश की बड़ी आबादी इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती है, जहां सोशल सिक्योरिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है। सोचिए, भारत की 46% वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में है, लेकिन एग्रीकल्चर का जीडीपी में हिस्सा सिर्फ 18% है। दूसरी तरफ आईटी, फाइनेंस और रियल एस्टेट जैसे सर्विस सेक्टर जीडीपी में 50% से ज्यादा योगदान देते हैं, लेकिन ये केवल 30% वर्कफोर्स को ही रोजगार देते हैं, और वो भी ज्यादातर शहरों में। यहाँ तक कि इन सेक्टर्स में भी अब सालों से वेतन रुके हुए हैं और प्रॉफिट मार्जिन्स घट रहे हैं। मिडिल क्लास जो कभी तरक्की कर रहा था अब नीचे फिसलने की कगार पर है। आए दिन रिपोर्ट्स बता रही हैं कि मिडिल क्लास की जेब ही नहीं, उसका पूरा साइज ही सिकुड़ता जा रहा है। अब भी आप 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी का जश्न मना सकते हैं, लेकिन आपकी नौकरी लगने का जश्न कब मनेगा? अभी तो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात हो रही थी, अब लार्जेस्ट इकोनॉमी का भी हाल देख लेते हैं। लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बावजूद अमेरिका की पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट नहीं है, 7वें नंबर पे है। दूसरी बात है कि अमेरिका भी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी से जूझ रहा है। पर कैपिटा इनकम बेशक 89,000 डॉलर से ज्यादा है, पर 38 मिलियन लोग गरीबी भी जीते हैं। यूएस में हेल्थ केयर का बुरा हाल है। आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो आपका इलाज ही नहीं हो सकता। शायद आपने सुना होगा कि पिछले साल सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी यूनाइटेड हेल्थ केयर के सीईओ को एक आदमी ने गोली मार दी थी। आप शायद जानते ना हो, यूनाइटेड हेल्थ केयर अमेरिका में क्लेम्स रिजेक्ट करने के मामले में बड़ी बदनाम है। उसके बाद बताया जा रहा है कि कंपनी अपने कस्टमर्स को जरा बेहतर ट्रीट करने लगी, तो ये तो अच्छी बात है ना। पर अब इस कंपनी पर इसके ही शेयर होल्डर्स कोर्ट में मुकदमा कर रहे हैं। उनका कहना है कि कंपनी ने इन्वेस्टर्स को मिसलीड किया, क्योंकि लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के चक्कर में इन्वेस्टर्स के प्रॉफिट्स कम हो गए। तो ये है लार्जेस्ट इकोनॉमी का मेडिकल सिस्टम। यही नहीं, अमेरिका में होमलेसनेस भी पीक पर है। 7 लाख से ज्यादा लोग बेघर हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर टूट रहा है। आम जनता 2-2 जॉब्स करने के बावजूद रेंट नहीं अफोर्ड कर पा रही है। इससे पता चलता है कि जीडीपी के नंबर ह्यूमन डेवलपमेंट की गारंटी नहीं देते। इन्हीं सब वजहों से अमेरिका में पॉलिटिकल बैकलैश देखने को मिला। अमेरिका के वर्किंग और मिडिल क्लास को लगने लगा है कि वो पीछे छूट गए हैं, भले ही देश की इकोनॉमी बड़ी हो रही हो। डोनाल्ड ट्रंप की रीसेंट पॉलिटिक्स भी यहीं से चलती है। ये इमिग्रेंट लोग हमारे जॉब्स ले जा रहे हैं, चाइनीज हमको सस्ता माल बेच रहे हैं, सारे प्रोडक्ट्स अमेरिका में ही बनने चाहिए, सब देश हमें लूट रहे हैं, सब पे टैरिफ लगाओ एटसेट्रा। ये सब इसलिए चल रहा है क्योंकि अमेरिकन लोग वाकई असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। भारत को यहाँ से सीख लेनी चाहिए। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ का फायदा समान रूप से नहीं बांटा गया तो आगे चलकर सोशल और
पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तय है। आज दुनिया में पहली बार हम देख रहे हैं कि देश अमीर हो रहे हैं लेकिन उनके लोग नहीं। जीडीपी के बढ़ते आंकड़े एक बहुत छोटे वर्ग की रियलिटी दिखाते हैं, जबकि बाकियों की सच्चाई पीछे छिपी रहती है। इनइक्वालिटी न सिर्फ एवरेजेस को बढ़ा चढ़ा कर दिखाती है, बल्कि इकोनॉमी की सेहत का भी सही अंदाजा नहीं देती। असमानता को समझना और उससे लड़ना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अमीर लोग फिर भी अपनी जिंदगी को बाकी लोगों से अलग रख सकते हैं। वो गेटेड सोसाइटीज में, विला में रह सकते हैं, अपने बच्चों को महंगे इंटरनेशनल स्कूल्स में भेज सकते हैं, अपना इलाज बड़े हॉस्पिटल्स में या इवन विदेशों में करा सकते हैं, कार के बजाय हेलीकॉप्टर से, जेट से जा सकते हैं। पर हमें और आपको इन्हीं सड़कों से गुजरना है। इसीलिए पॉलिसी डिसीजंस, टैक्स, लॉज और रेगुलेशंस को सिर्फ अमीरों के हाथों में नहीं छोड़ सकते। वो तो अपने लिए टैक्स कम करते ही आए हैं। अमेरिका में देखिए, एक बार फिर से ट्रम्प सरकार अमीरों पे टैक्स कम करने का प्लान लेकर आ रही है। अमीरों के लिए काम करने वाली कोई भी सरकार क्या आम जनता के लिए अच्छे हॉस्पिटल, सड़क, स्कूल बनवाएगी? हाल ही में मुंबई में थोड़ा अर्ली मॉनसून आने से इंफ्रास्ट्रक्चर के फिर से पोल खुल गई है। मुंबई तो फाइनेंस कैपिटल है। वन ऑफ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम मुंबई शहर की है। देश की रिचेस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इस शहर को चलाती है। फिर भी स्पिरिट ऑफ मुंबई सड़कों पे बह रहा है और अंडरग्राउंड मेट्रो में गोते खा रहा है। सवाल ये है कि हम और कितने साल लार्जेस्ट इकोनॉमी का सपना दिखाकर जमीन की सच्चाई से भागते रहेंगे? एक चीज जो इकोनॉमी को अंदर से खाए जा रही है वो है करप्शन। कभी सामने से, कभी टेबल के नीचे से। पिछले दिनों मेघा इंजीनियरिंग को देश का पहला प्राइवेट सेक्टर न्यूक्लियर पावर रिएक्टर लगाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। मेघा इंजीनियरिंग याद है आपको? ये वही कंपनी है जिसने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स में सबसे ज्यादा पैसा दिया था, 585 करोड़। आप पूछेंगे कि इस कंपनी को क्या एक्सपीरियंस है न्यूक्लियर पावर का? अरे यही तो हमारा भी सवाल है। पर चंदे के बदले धंधे में ये सब मैटर नहीं करता। राज्य का हाथ आपके ऊपर हो तो क्या नहीं हो सकता। रिसेंटली अनिल अंबानी की कंपनी प्रॉफिट बनाने लगी है, पर उन पर तो करोड़ों का कर्जा था ना। अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशंस पर 47,251 करोड़ का कर्जा था, जिसमें से 46,796 करोड़ माफ कर दिया गया था। अनिल अंबानी को बस 455 करोड़ चुकाना पड़ा, पर साथ ही अपनी दूसरी कंपनीज के लिए उन्हें लोन मिलता रहा। 2025 में उन्होंने रिलायंस इंफ्रा के 3,300 करोड़ का लोन चुका दिया। क्वार्टर 4 में रिलायंस इंफ्रा ने 4,387 का प्रॉफिट कमाया है। तेजी से इस कंपनी का नेट वर्थ बढ़ रहा है। सोचिए, एक जिंदगी में इतने सुनहरे मौके किसे मिलते हैं? आम आदमी 25,000 का लोन भी ना चुकाए तो लोन वाले हाथ धोकर उनके पीछे पड़ जाते हैं। बड़े भाई मुकेश अंबानी ने भी रिकॉर्ड लोन जुटाया है। बताया जा रहा है कि 55 बैंक्स के साथ $2.9 बिलियन की डील हुई है। $2.9 बिलियन समझते हैं आप? मतलब 25,000 करोड़ रुपए। आपकी रगों में व्यापार दौड़े ना दौड़े, करप्शन का कीड़ा दौड़ना चाहिए, फिर सब चंगा से ही होता है। अडानी ग्रुप को देखो, यूएस रिश्वत के आरोप लगाए या सेबी के साथ सांठगांठ के आरोप लगे, बिजनेस दिन दोगुना और रात चौगुना चलता है। हाल ही में एक्स सेबी चीफ माधवी बुच को भी लोकपाल से क्लीन चिट मिल गई है। रिसेंटली अडानी पोर्ट्स को सिंगापुर के डीबीएस ग्रुप से $150 मिलियन का लोन मिला है। उससे पहले अडानी ग्रुप ने बॉन्ड इशू करके 750 मिलियन जुटा लिए थे। और तो और खबर है कि और इंटरनेशनल बैंक से बात चल रही है। एयरपोर्ट बिजनेस के लिए $750 मिलियन और जुटाए जाएंगे। क्या आप कह रहे हैं कि देश में एफडीआई नहीं आ रहा? अंबानी और अडानी को तो आराम से इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, पर देश के लिए चिंता की बात है कि हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि बाहर से आने वाला नया पैसा 96.5% गिरा है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में नेट एफडीआई $10 बिलियन था, पर फाइनेंशियल ईयर 2025 में बस $353 मिलियन है। मतलब यहाँ के बिजनेसेस भी बाहर पैसा लगा रहे हैं और बाहर वाले इंडिया में पैसा नहीं लगाना चाहते। लेकिन व्हाट्सएप और ट्विटर पर ये फॉरवर्ड किया जा रहा है। देखिए, मोदी सरकार के काल में $81 बिलियन बाहर से आ रहा है। 11 सालों में $748 बिलियन आया, पर ये ग्रॉस एफडीआई है। ये भी तो देखिए कि कितना बाहर जा रहा है। जो बचा खुचा पैसा देश में रह गया है वो सालों में सबसे
कम है। सोचने वाली बात है कि जल्द ही फोर्थ लार्जेस्ट बनने जा रही इकोनॉमी में भी लोग इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहते? क्या डर है इनको? क्या इनको भी हमारे खोखले इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे करप्शन के कीड़े और मोदी जी की फ्रेंडनोमिक्स का पता चल गया है? पहली बार दुनिया में इतनी असमानता आई है, पहली बार दुनिया में इतने सारे बिलियनियर्स उभरे हैं, पहली बार दुनिया में कोई ट्रिलियनर बनने जा रहा है। इतनी सो कॉल्ड प्रोग्रेस के बावजूद दुनिया भर में लोगों की हालत बदतर है। ऐसी लार्जेस्ट इकोनॉमीज बनाने का क्या फायदा जो अपने नागरिकों की बेसिक जरूरतों को पूरा ना कर सके? थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैकनॉमिक्स। मिलते हैं अगले हफ्ते टू क्रैक मोर इकोनॉमिक्स।